Good evening, all. Welcome to Learners Academy. Good evening. So today we are going to start the chapter 15 of our course, NCERT course, named as probability. क्या नाम है इसका? Probability. अब मेरी आवाज के अलावा और किसी की आवाज आई तो आने लायक नहीं छोड़ूंगा। आपको एक बार में समझ में नहीं आती क्या अंश? कोई प्रॉब्लम है आपको? उठ के खड़े हो जाओ और बिल्कुल अलग बैठ जाओ तो किसी को कुछ कह ही नहीं पाओगे। उठ जाओ, खड़े हो जाओ बिल्कुल। हाँ, नहीं, मैंने आप में ये प्रॉब्लम देखी है। जो चीज मैं मना करता हूं ना, आप वही करते हो। 2-3 बार मैंने आपको टोका है। आपको कोई प्रॉब्लम है? आप वकील हो इनके या जज हो? आपसे हमने राय मांगी क्या? एक्सपर्ट्स की राय नहीं मांगी हमने। एक्सपर्ट्स की राय अपने पास रखें। लास्ट वार्निंग है, कोई आवाज नहीं आनी चाहिए। जब मैं पूछूं तब आपको जवाब देना है ऑब्वियसली। उस टाइम मत पूछा ना कि सर आपने कहा कोई आवाज नहीं आनी चाहिए, लेकिन उसके अलावा कोई आवाज नहीं आनी चाहिए। कॉपी इधर कर ले भाई, उसके ऊपर गई तो वो फोड़ डालेगा तेरे को। हाँ, चैप्टर का नाम है प्रोबेबिलिटी। लेट अस स्टार्ट। देखो, प्रोबेबिलिटी जो वर्ड है ना, इस वर्ड को थोड़ा सा सिंप्लीफाई करते हैं तो एक वर्ड निकल के आता है पॉसिबिलिटी। क्या वर्ड निकल के आता है? हिंदी में इसको कहते हैं हम संभावना। क्या कहते हैं? कोई भी एक्शन होने की, कोई भी एक्शन होने की या कोई भी क्रिया होने की संभावना होती है। क्या होती है? डू वन थिंग। किसी भी क्रिया के होने की संभावना को हम कैलकुलेट करेंगे इस चैप्टर में। क्या है? किसी भी चीज के होने की संभावना। अब कोई कहता है कि सर क्यों कैलकुलेट कर रहे हो? भाई किसी चीज का यूज तो होना चाहिए ना, पर्पस तो होना चाहिए। वो इसीलिए हम कैलकुलेट करते हैं क्योंकि मैथ्स ने हमको हर चीज का जवाब दिया है। मैथ्स ने हमको हर चीज कैलकुलेट करके दी। तो अब मैथ्स की बारी आई रिस्क को कैलकुलेट करना। किसको? रिस्क। रिस्क समझते हो ना, खतरा। हर चीज में रिस्क है। कोई सी भी चीज ले लें हम, कोई सी भी XYZ। फॉर एग्जाम्पल, सपोज करो आप बिजनेस करते हो या आपके पापा बिजनेस करते हैं, कोई भी आदमी नया बिजनेस स्टार्ट करता है तो क्या 100% चांसेस है क्या वो सक्सेसफुल होगा? रिस्क है। रिस्क है भाई। वो सक्सीड भी हो सकता है, वो फेल भी हो सकता है। हो सकता है। सपोज करो कोई जॉब के लिए भी तैयारी करता है। फॉर एग्जाम्पल, आप पढ़ाई कर रहे हो। बहुत सारे लोग पढ़ाई करते हैं, सबको थोड़ा नौकरी मिलती है। मिलती है कि सबको नौकरी? कईयों को नहीं मिलती है। आज कई भी लोग आज अनएम्प्लॉयड हैं, एजुकेटेड हैं, वेल एजुकेटेड हैं, बट देन ऑल्सो दे आर अनएम्प्लॉयड। इवन हमने तो अभी रिसेंट में ये न्यूज सुनी थी कि बेचारे एक IAS ऑफिसर को चपरासी, नहीं IAS को तो ज्यादा कह दिया मैंने, IITN, IITN को चपरासी की नौकरी के लिए अप्लाई करना पड़ा। ये सिनेरियो भी देख रहे हैं लोग बाग। तो नौकरी सबको मिले ऐसा जरूरी नहीं है। पढ़ाई तो सब लोग कर रहे हैं, तो रिस्क है इसमें भी। आप लोग इतना पैसा वेस्ट नहीं कर रहे हो, इन्वेस्ट कर रहे हो। इन्वेस्ट कर रहे हो, है ना। पर्सन टू पर्सन डिफर करता है कि किसी के लिए वेस्ट हो रहा है, किसी के लिए इन्वेस्ट हो रहा है। आप लोग इतना पैसा इन्वेस्ट कर रहे हो, आपके पापा मम्मी इन्वेस्ट कर रहे हैं। जरूरी है क्या भाई आपके पापा मम्मी को उसका रिटर्न मिले? जरूरी है क्या? हो सकता है किसी के पापा मम्मी को उसका रिटर्न, रिटर्न इन द सेंस भाई आप कुछ बन जाओगे तो वही रिटर्न है आपके पापा मम्मी के लिए। तो पापा मम्मी ऐसा तो नहीं कहेंगे कि लाभ मेरा पैसा वापस दें, तेरी फीस भरी थी मैंने उस टाइम, कमल सर को 5,000 रुपये वापस। ऐसे तो नहीं कहेंगे। रिटर्न इन द सेंस कि आप कुछ कर जाओ, आप कुछ बन जाओ, वही आपके पापा मम्मी के लिए रिटर्न है। लेकिन वो मिले 100% ऐसा श्योर है क्या? किसी केस में श्योर है, किसी केस में पार्शियली श्योर है। श्योर तो मैं यूं कहूंगा किसी के केस में भी नहीं, क्योंकि ब्रिलियंट स्टूडेंट्स भी कई बार फेल होते हैं और ऐसे स्टूडेंट्स भी हैं जो ब्रिलियंट नहीं है, वो भी कई बार कुछ कर दिखाते हैं, कुछ कर जाते हैं। ऐसा कभी सोचा नहीं था, ऐसी कोई चीज कर जाते हैं, सक्सेसफुल बन जाते हैं ना। तो रिस्क हर चीज में है। तो यार मैथमेटिशियन से पूछा गया कि आपने हर चीज कैलकुलेट करके बताई। आप वेट कैलकुलेट करके बताते हो, आप सम कर देते हो, आप जोड़ देते हो, आप घटा देते हो, आप प्राइस कैलकुलेट कर देते हो, आप टोटल बिल कैलकुलेट कर देते हो, मल्टीप्लाई, बहुत सारे ऑपरेशंस लगा देते हो। आप रिस्क कैलकुलेट करो। क्या करो? रिस्क कैलकुलेट करो। भाई हम कोई चीज करने जाएं तो हमारे पास एक आंकड़ा होना चाहिए, एक डेटा होना चाहिए कि हाँ हमको ये काम करना है कि नहीं करना, हमको ये काम करना है कि नहीं आना है, नहीं करना है। अब सपोज करो मैंने पूछा आपसे कि बेटा मैं एक अम्ब्रेला खरीदने जा रहा हूँ और मैं बड़ा महंगा अम्ब्रेला खरीद रहा हूँ। तो आप, मैंने शॉपकीपर से पूछा
कि बारिश तो होगी ना, इतना महंगा इन्वेस्टमेंट कर दूं काम ही नहीं है, क्या फायदा। तो उसने कहा कि हाँ साहब जरूर होगी। तो उसको तो अपनी चीज को बेचना है, तो वो तो कहेगा हाँ बारिश होगी इस बार, बहुत सुना है मैंने। क्या होगी क्या 100% होगी क्या? और सपोज करो किसी ने कहा कि अम्ब्रेला मत खरीद और बारिश हो जाए, तो दोनों ही चीजें हैं। तो मैंने उसको कहा कि संभावना कितनी है, तू तो मुझे एक नंबर दे। 30% संभावना है, 40% संभावना है, 50% संभावना है, 80% संभावना है, या 100% संभावना है, या 0% संभावना है। कितनी संभावना है एक नंबर। तो वो नंबर कौन कैलकुलेट करके देता है मुझे? प्रोबेबिलिटी। कौन कैलकुलेट करके देता है? प्रोबेबिलिटी बराबर पॉसिबिलिटी। पॉसिबिलिटी सिंपल वर्ड है, डे टू डे यूज में आने वाला वर्ड है। प्रोबेबिलिटी एक टिपिकल वर्ड है, उसी चीज का एक तरीके से मान के चलो कॉन्सेप्चुअल वर्ड है। कॉन्सेप्ट में पॉसिबिलिटी वर्ड ना रख के उन्होंने क्या रखा, कॉन्सेप्ट का नाम क्या रखा उन्होंने? प्रोबेबिलिटी। ठीक है, क्लियर है बात वो की वो ये संभावना। अब ये कैलकुलेट कैसे करें? तो ये कैलकुलेट करने के दो तरीके निकाले गए। कितने तरीके निकाले गए? एक तरीका था थ्योरेटिकल, एक तरीका था इंपेरिकल। एक तरीका था क्या? थ्योरेटिकल। एक तरीका था क्या? अभी लिखवाऊंगा मैं सब कुछ, पहले समझ लो। तो बेसिकली प्रोबेबिलिटी भी फिर दो तरह की बताई गई। एक तो हो गई थ्योरेटिकल प्रोबेबिलिटी, एक तो हो गई थ्योरेटिकल या क्लासिकल भी बोलते हैं इसको, थ्योरेटिकल या फिर क्लासिकल। और एक हो गई आपकी इंपेरिकल, जिसको एक्सपेरिमेंटल भी बोलते हैं, एक्सपेरिमेंटल। अब क्या डिफरेंस? देखो, थ्योरेटिकल उसके नाम से पता चल रहा है कि थ्योरेटिकल क्या करेगी? थ्योरी के हिसाब से चलेगी। किसके हिसाब से चलेगी? थ्योरी, यानी कि किताबी पढ़ाई। और एम्पेरिकल क्या करेगी? प्रैक्टिकल बात करेगी। वो एक बिल्कुल स्ट्रिक्टली थ्योरी के हिसाब से चलेगी। फॉर एग्जाम्पल, एक क्रिकेट मैच हो रहा है, दो टीमें हैं, तो दोनों टीमों के जीतने के, मैंने कहा कि दो टीम है, टीम ए और टीम बी। मैंने कहा कि टीम ए के जीतने के चांसेस बताओ। तो थ्योरी क्या कहती है? थ्योरी ये कहती है कि अगर दो टीमें खेलती हैं तो दोनों टीमों के आधे आधे चांसेस, ये थ्योरी कहती है। थ्योरेटिकली तो यही कहोगे कि 1/2 चांसेस हैं, हाफ हाफ चांसेस हैं। ये हाफ चांसेस है कि ये टीम जीत सकती है, हाफ चांसेस। लेकिन मैंने बताया कि टीम ए और टीम बी कौन कौन है। टीम ए मींस टीम ऑस्ट्रेलिया, टीम बी मींस टीम बांग्लादेश। अब बताओ, अब आप सडनली हाफ हाफ से कैसे बताओगे सर 99% ऑस्ट्रेलिया 1%, या ये भी कह सकते हो कि 100% ऑस्ट्रेलिया। तो जो आपने बाद में प्रोबेबिलिटी बताई दैट इज इंपेरिकल यानी एक्सपेरिमेंटल, जो पुराने रिजल्ट्स पे आधारित है, ट्रायल्स पे आधारित है। पुराने अगर 100 मैच हुए थे तो 99 बार ऑस्ट्रेलिया जीती थी, दैट इज इंपेरिकल प्रोबेबिलिटी। और थ्योरेटिकल में आप ये नहीं देखते हो कि कौन कितना पावरफुल है, आप थ्योरी पे चलते हो कि एक क्रिकेट मैच होता है तो हमेशा दो टीमों के बराबर बराबर चांसेस होते हैं। ये है थ्योरेटिकल। ठीक है, मैंने कहा एक सिक्का है, सिक्के को उछाले, सिक्के के कितने पहलू होते हैं, कितनी साइड्स होती हैं? हेड्स एंड टेल्स, जिसको आप हिंदी में बोलते हैं रुपया पैसा। बोलते हो? रुपया पैसा बोलते हैं कई लोग उसको, भारत पैसा, सॉरी रुपया पैसा तो एक ही बात हो गई। भारत पैसा देखो वो बोलता है, भारत मीन्स हेड है ना, पैसा मीन्स टेल। ठीक है, तो हेड या टेल दो होते हैं। तो मैंने कहा कि हेड आने के क्या चांसेस हैं, तो आप कहोगे कि 1/2। मैंने कहा टेल आने के क्या चांसेस है, आप कहोगे 1/2। थ्योरी तो यही कहती है भाई, दो अगर हिस्से हैं तो हाफ चांस हेड आने के हैं और हाफ चांस टेल। अब एक, क्या नाम है, रचित नाम का लड़का, उसने क्या कहा कि सर करके ही देख लेते हैं ना, हाथ कंगन को आरसी, क्या मतलब प्रैक्टिकल करके देखो आप। तो उसने सिक्के को 10 बार उछाला, 10 बार उछाला, 7 बार हेड आया, 3 बार ही टेल आया। तो उसने क्या कहा, नहीं नहीं सर हेड आने के चांसेस ज्यादा है, क्योंकि 7 बार हेड आया है। थ्योरी क्या कहती है कि हाफ हाफ चांसेस हैं, लेकिन एक्सपेरिमेंट करके देखा तो हो सकता है कि हेड के चांसेस ज्यादा निकले और या फिर टेल के चांसेस ज्यादा। तो जब अपन ट्रायल्स करके देखते हैं, जब आप कोई चीज को, एक्सपेरिमेंट को बार बार करते हो तो वो ट्रायल बन जाता है। क्या बन जाता है? और ट्रायल के रिजल्ट्स को ऑब्जर्व करते हुए जो प्रोबेबिलिटी निकाली जाती है दैट इज एम्पेरिकल प्रोबेबिलिटी। और आपने बार बार नहीं किया, आपने एक्सपेरिमेंट एक बार ही किया, तो उस टाइम फिर आपको थ्योरी पे चलना पड़ेगा। किस पे चलना पड़ेगा? थ्योरी पे, दैट इज थ्योरेटिकल या क्लासिकल प्रोबेबिलिटी। ठीक है, मैंने कहा एक डाइस है, डाइस में 6 फेसेस होते हैं, सब जानते हैं, 1 2 3 4 5 6, यही लिखा हुआ होता है, यही नंबर्स मार्क्ड होते हैं। मैंने कहा 3 आने के क्या चांसेस हैं,
आप कहोगे सर सबको बराबर बराबर चांसेस दो, तो आप कह दोगे 1/6। क्या कह दोगे भाई? 1/6, 1/6, 1/6, 6 हिस्से करूंगा और 6 हिस्से में से एक हिस्सा दूंगा। 1/6 का मतलब क्या है? टोटल को 6 हिस्सों में तोड़ो और उसमें से एक हिस्सा ले लो, तो आप कहोगे सर 1/6 चांसेस हैं। लेकिन मैंने कहा यार उस डाइस को मैंने 4 बार उछाला, चारों बार 3 आ रहा है, अब बताओ 3 आने के 5वीं बार भी क्या चांसेस हैं? आप कहोगे 3 आएगा, 100% चांसेस है। तो सडनली आपका जवाब चेंज हो गया। तो दिस वाज बेस्ड ऑन द नंबर ऑफ ट्रायल्स। वो 4 बार एक्सपेरिमेंट कर दिया ना मैंने, तो उसका रिजल्ट चारों बार 3 आ रहा है। तो आप कहोगे यार कुछ भी है, भले वो डाइस बिल्कुल सही हो, ऐसा नहीं है कि उसमें किसी ने छेड़खानी करी है, बट हमारी मेंटेलिटी ऐसे बन जाएगी कि नहीं अब तो 3 आएगा। ठीक है ना, समझ में आ गई बात? एक ट्रेंड भी कई बार हम फॉलो करते हैं, जैसे मान लो 2 बार इंडिया जीत गई और 1 बार ऑस्ट्रेलिया जीत गई, आपने याद कर लिया कि यार ऐसा होता है कहीं, मतलब आप इंसिडेंट्स याद कर लेते हो। अपन को चीज देखते हैं ना तो हमारा माइंड उसको कैप्चर कर लेता है। अगली कुछ सालों बाद या 1-2 साल बाद ऐसी कोई सीरीज वापस हुई, उसमें अगर 2 इंडिया जीत गई तो आपको याद आएगा यार 2 इंडिया जीती थी ना, तो तीसरा ऑस्ट्रेलिया जीती थी। आपने ट्रेंड को फॉलो किया, आपसे पूछा गया कौन जीतेगा, आपने कहा ऑस्ट्रेलिया जीतेगी, चांसेस उसके ज्यादा है। अब आपने कोई थ्योरी नहीं लगाई, आपने पुराने ट्रायल्स को देखा, तो वो क्या है? एम्पेरिकल या फिर एक्सपेरिमेंटल प्रोबेबिलिटी। ट्रेंड को फॉलो करके देखना, दैट इज एम्पेरिकल। और कोई ट्रेंड व्रेंड नहीं देखना मुझे, जो थ्योरी कह रही है वो बताओ आप, वो है थ्योरेटिकल या क्लासिकल प्रोबेबिलिटी। ठीक है, क्लियर है? चलो तो इसको नोट डाउन कर लेते हैं। प्रोबेबिलिटी समझ में आ गया, संभावना। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट होता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट होता है प्रैक्टिकल वर्ल्ड के लिए भी। जैसे मौसम विभाग होते हैं, मौसम विभाग जो डिपार्टमेंट होता है हमारा, वेदर डिपार्टमेंट, नेशनल लेवल वेदर डिपार्टमेंट होता है, वो कैसे बता देता है कि यहाँ पे भारी बारिश होने वाली है, यहाँ पे बाढ़ आने वाली है, यहाँ पे अर्थक्वेक आने वाला है? ये प्रोबेबिलिटी बताता है। 100% तो ये भी नहीं बताते, ये क्या कहते हैं 70% चांसेस है। आजकल तो गूगल मैप, ये हमारा गूगल भी बताता है। अगर आप देखो तो अगले 7 दिन का बता देगा, 30% रेन के चांसेस हैं, 40% रेन के चांसेस हैं, 50%। तो वो चांसेस ही बता रहा है। वो क्या बता रहा है? कोई भी हमेशा चांसेस ही बता सकता है, कोई भी हो, क्योंकि हमेशा संभावना ही होती है हर चीज की, श्योरिटी किसी चीज की नहीं होती। होती है कभी किसी चीज की श्योरिटी? बताओ। मैंने स्विच ऑन किया, पंखा चलेगा नहीं चलेगा इसकी श्योरिटी भी नहीं है, नहीं चले तो नहीं चले, नहीं चले तो नहीं चले, उसकी मर्जी। हो सकता है उसमें कोई डिफेक्ट हो जाए। आप कितनी भी श्योरिटी से कोई काम करो, हमेशा हर काम की संभावना ही होती है, इसीलिए संभावना को कैलकुलेट करने की जरूरत पड़ी। इसीलिए मैथमेटिशियंस ने एक टॉपिक डिस्कवर किया जिसका नाम है प्रोबेबिलिटी। 9th एंड 10th लेवल पे बड़ा बेसिक लेवल है, बहुत इजी क्वेश्चन है, मतलब आपको बड़ा मजा आएगा, कहोगे कि यार ये चैप्टर काफी आसान है ना। बट 11th एंड 12th में ये अपना असली रूप दिखाएगा, तो बी प्रिपेयर्ड फॉर दैट ऑल्सो। पर ये है कि 9th-10th में अगर आप बेसिक्स अच्छे से इसके सीख लेते हो ना, तो फिर 11th-12th में वो जो विकराल रूप दिखाई देता है ना, वो भी समझ में आता है, अच्छे से मजा आता है उसको करने में भी। फिर डिफिकल्ट चीज करने में मजा आएगा ना, जब इजी चीज आप करके गए हो। और इजी चीज नहीं करके गए हो तो फिर डिफिकल्ट चीज बहुत भयंकर लगेगी ना, लगेगी नहीं लगेगी? भाई स्पिनर को फेस करके गए हो तो फास्ट बॉल को खेलने में मजा आएगा। 20 बॉल है आपने स्पिन की खेली, आप 21वीं बॉल खुद कहोगे यार हटा रहे इसको, फास्ट बॉलर लाओ यार, मजा नहीं आ रहा। लेकिन अगर पहली बॉल ही फास्ट बॉलर शोएब अख्तर आ रहा है सामने, तो फिर हो गई ना हालत खराब। समझ गए? बस वही चीज है। तो प्रैक्टिस अच्छे से करना है अपने को। ठीक है, और डे टू डे लाइफ में देखो थोड़ा सा रीड कर लेना चाहिए चैप्टर का इंट्रोडक्शन। इन एवरीडे लाइफ वी कम अक्रॉस स्टेटमेंट्स। हम हमारी रोजनाम जिंदगी में कुछ स्टेटमेंट सुनते हैं, बोलते हैं, लिखते हैं। कौन कौन से? इट विल प्रोबेबली रेन टुडे, शायद आज बारिश हो। आई डाउट, मुझे संदेह है या मुझे डाउट है, ही विल पास द टेस्ट, कि ये इस टेस्ट को पास कर भी पाएगा या नहीं कर पाएगा, इस चीज पे मुझे डाउट है। मोस्ट प्रोबेबली यानी मतलब बहुत ज्यादा हद तक मुझे ऐसा लगता है कि कविता विल स्टैंड फर्स्ट इन द एनुअल एग्जाम, कि एनुअल एग्जाम में कविता ही फर्स्ट आएगी। मोस्ट प्रोबेबली मुझे ऐसा ही लगता है, यानी बहुत ज्यादा चांसेस ऐसे लग रहे हैं कि वो फर्स्ट आएगी। चांसेस आर हाई, चांसेस बहुत ज्यादा हैं कि प्राइसेस ऑफ डीजल विल गो अप, कि डीजल के प्राइसेस ज्यादा आएंगे। जो शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं उनके लिए प्रोबेबिलिटी भगवान है, तो चलते ही प्रोबेबिलिटी पे। भाई वो उन्होंने कोई शेयर खरीदा, या आजकल कमोडिटी पे भी इन्वेस्टमेंट होता है, जैसे गोल्ड खरीद लिया किसी ने, या आपके मम्मी जो फादर्स हैं, जैसे अपने यहाँ पे निवाई में बहुत अच्छा काम है मंडी का, तो वो जैसे सरसों खरीद के रखते हैं, तो वो क्या सोच के करते हैं भाई इसकी प्राइसेस अप होंगी, तो उनको क्या कोई इन्फॉर्मेशन थोड़ा ना आती, मोदी थोड़ा फोन करता है कि पड़ेगी,
पर वो चांसेस लेके चलते हैं, पुराने ट्रेंड को फॉलो करते हैं। क्या करते हैं वो, इंपेरिकल प्रोबेबिलिटी फॉलो करते हैं, पुराने ट्रेंड को फॉलो करते हैं, 1 साल का ट्रेंड देखते हैं, समझ में आई बात, और उस हिसाब से लेते हैं। मान लो उन्होंने पूरी रिसर्च कर ली और उन्होंने बहुत अच्छी सरसों खरीद ली, तो क्या 100% चांसेस है कि ऊपर जाएगी? कई बार क्या होता है, हम पूरी प्लानिंग के साथ चलते हैं और हो जाता है बिल्कुल उल्टा। सुनते होंगे ना आप, बड़े बड़े जो शेयर होल्डर्स होते हैं बर्बाद हो जाते हैं, एक ही दिन में रोड पे आ जाते हैं, मार्केट क्रैश हो गया एक ही दिन में, होता है नहीं होता है? तो ये सारी चीजें होती हैं। तो हर चीज दुनिया में, हर चीज संभावना पे चलती है, हर चीज संभावना पे चलती है, सुना होगा आपने, है ना? कोई भी चीज श्योर नहीं होती, इसीलिए इसको कैलकुलेट किया जाता है। कैलकुलेट करके हम क्या करते हैं, हमारे रिस्क को थोड़ा कम कर देते हैं, ऐसा तो नहीं कहूंगा खत्म कर देते हैं, पर थोड़ा सा कम कर देते हैं, ठीक है ना? फॉर एग्जाम्पल शेयर ए शेयर बी, शेयर ए के ऊपर जाने के 70% चांस है, शेयर बी के ऊपर जाने के 30% चांस है। तो मेरे पास अगर 10 शेयर खरीदने के पैसे हैं, तो मैं 7 शेयर ये खरीदूंगा और 3 शेयर ये खरीदूंगा। तो मैंने अपने रिस्क को डिवाइड कर लिया। हो सकता है उल्टा हो जाए, ये बढ़ जाए ये कम हो जाए, तो भी मेरे को बिल्कुल लॉस तो नहीं होगा, नहीं होगा ना भाई, ये तो बड़ा कम से कम, ये कम हुआ तो, समझ रहे हो? तो हम हमारे रिस्क को कम कर देते हैं ताकि हमारा कम से कम नुकसान हो, ठीक है? समझ में आई बात? ठीक है। देयर इज ए 50-50 चांस ऑफ इंडिया विनिंग ए टॉस इन टुडेस मैच। टॉस जीतने का हमेशा सबको 50-50 चांस ही होता है थ्योरेटिकली, तो प्रैक्टिकली मतलब एम्पेरिकली देखो तो आप क्या देखोगे, पिछले 10 टॉस में तो कोहली हारा था, 11वां टॉस भी हारेगा, हाँ ऐसा ट्रेंड। या फिर आप ये भी पकड़ोगे कि यार पिछली बार भी 10 टॉस हारा था ना, तो 11वां जीता था, अब 10 टॉस हार चुका है, अब की बार भी तो 11वां जरूर जीतेगा। ये हो गया ट्रेंड को फॉलो करना, एम्पेरिकल प्रोबेबिलिटी। और थ्योरेटिकली देखें तो कोई जब टॉस उछाला जाता है तो 50-50 चांस होते हैं, आप हार भी सकते हो और जीत भी सकते हो। समझ में आई बात? ठीक है, तो अब अपन कुछ नोट डाउन कर लेते हैं और सीधे चलते हैं एक्सरसाइज से, और कुछ है नहीं इसमें ऐसा नोट डाउन करने वाला। लिखिए, बेसिकली 2 टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस आर इन्वॉल्वड इन प्रोबेबिलिटी इन क्लास 9th में प्रोबेबिलिटी चैप्टर में 2 तरह के क्वेश्चंस इन्वॉल्वड हैं, 2 तरह के क्वेश्चंस इन्वॉल्वड हैं। बेसिकली 2 टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस हाँ आर इन्वॉल्वड इन प्रोबेबिलिटी इन क्लास 9। फिर टेबल बना लो। एक तरह का क्वेश्चन आता है सिलेक्शन करने वाला, सिलेक्शन ऑफ वन। दूसरी तरह का क्वेश्चन आता है ट्रायल करने वाला। तो जो कितनी बार एक लाइन को करूं, हाँ बेसिकली टू टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस आर इन्वॉल्वड इन प्रोबेबिलिटी चैप्टर इन क्लास 9। 2 तरह के क्वेश्चंस का थोड़ा सा ब्रीफ इंट्रोडक्शन दे देते हैं। एक तरह का क्वेश्चन है सिलेक्शन ऑफ वन, एक को चुनना, एक को चुनना। और दूसरी तरह का क्वेश्चन है ट्रायल्स करना, वही कि 5 बारी ट्रायल करा तो ये रिजल्ट मिला, तो बताओ छठी बारी में क्या होगा, या 10 बारी ट्रायल करा तो ये रिजल्ट मिला, बताओ 11वीं बार में क्या होगा। बोलो अंश, कोई डाउट? एक तरह का क्वेश्चन क्या है, एक को चुनना। दूसरी तरह का क्वेश्चन क्या है, क्या है? ट्रायल करना। ट्रायल करना यानी बार बार चीज को करके देखना, बार बार चीज को करके देखना। सिलेक्शन ऑफ वन, इसको हम कहेंगे, ये कॉन्सेप्ट रिलेटेड है थ्योरेटिकल प्रोबेबिलिटी से, थ्योरेटिकल ऑब्लिक क्लासिकल प्रोबेबिलिटी से। क्लासिकल प्रोबेबिलिटी नीचे लिख देता हूँ, स्पेस नहीं है तो। और ट्रायल करके चांसेस को देखना, दैट इज द केस ऑफ इंपेरिकल या फिर एक्सपेरिमेंटल प्रोबेबिलिटी। ठीक है, अब इसमें सिलेक्शन ऑफ वन वाला केस ले रहे हैं, सिलेक्शन ऑफ वन वाला केस ले रहे हैं अपन पर्टिकुलरली। इस सिलेक्शन ऑफ वन वाले केस में क्या होता है, चलो एक बार लिख लो, सिलेक्शन ऑफ वन हेडिंग डालो। सिलेक्शन ऑफ वन हेडिंग डालिए सबने। अब सुनो ध्यान से जो मैं कह रहा हूं, एक बार लिखो मत, पहले सुनो।
देखो बेटा, दो वर्ड्स आएंगे आपके सामने, एक होगा एक्सपेरिमेंट, एक होगा इवेंट। क्या है दो वर्ड्स? वन इज एक्सपेरिमेंट एंड सेकेंड इज इवेंट। दोनों में अक्सर कंफ्यूजन होता है बच्चों को इस चैप्टर में। क्वेश्चंस कर लेते हैं, दैट इज फाइन, बट समझ में नहीं आता एंड तक भी एक्सपेरिमेंट क्या था, इवेंट क्या था। क्या डिफरेंस है, सुनो ध्यान से। एक्सपेरिमेंट का मतलब होता है जो क्रिया की जा रही है। फॉर एग्जाम्पल, सिक्का उछाला जा रहा है, तो ये तो है एक्सपेरिमेंट, ये तो है इवेंट। इवेंट का वैसे क्या मतलब होता है, जनरली मतलब बताओ, इवेंट क्या होता है? कोई भी समारोह जिसमें मजे करने होते हैं, ठीक जैसे भी डांडिया इवेंट हुआ था। कोई भी समारोह जिसमें मजे करने, यानी कि एक तरीके से जो चीज हमको चाहिए वो मुझे मिल जाए, तो मेरे लिए इवेंट है। मेरे लिए इवेंट है या नहीं है? सपोज करो मुझे 100 रुपए चाहिए थे, गलती से रोड पे 200 का नोट दिख गया, हो गया ना मेरे लिए इवेंट, हो गया। तो इवेंट का मतलब है सिक्का उछाला, सिक्का उछालने के बाद आपको क्या चाहिए? आपको चाहिए हेड, तो हेड का आना इस इवेंट। समझ में आया? हेड का आना इस, अब ये इवेंट तो बदलता रहेगा। किसी को टेल चाहिए तो उसके लिए टेल का आना इवेंट है। समझ में आई बात? जैसे डाइस उछाला, तो 1 2 3 4 5 6, 6 केसेस पॉसिबल है, 6 केसेस पॉसिबल है। तो किसी को मान लो इवन नंबर चाहिए, इवन नंबर कौन कौन से? उसमें से 2 4 और 6, तो 2 का आना है या 4 का आना है या 6 का आना है, ये उसके लिए इवेंट हो गया। और एक्सपेरिमेंट क्या था? डाइस का उछालना, ये है एक्सपेरिमेंट। और इवेंट को जनरली हम लेटर ई, कैपिटल ई से डिनोट करते हैं। क्या, कैसे डिनोट करते हैं? कैपिटल ई से डिनोट करते हैं। तो आपके सामने क्वेश्चन आएगा कि कॉइन को उछालते हैं तो हेड आने की प्रोबेबिलिटी बताओ, तो आप हेड आने को इवेंट मान लेंगे। क्या करेंगे आप? कॉइन को उछालने को एक्सपेरिमेंट मान लेंगे, हेड के आने को इवेंट मान लेंगे। अब उसने कहा हेड के आने की प्रोबेबिलिटी बताओ, तो एक तरीके से उस इवेंट की प्रोबेबिलिटी बताओ, क्योंकि आपने इवेंट क्या माना? हेड का आना। समझ में आई बात? समझ में आई ना? आपने इवेंट क्या माना? हेड का आना। उसने क्या कहा था? हेड के आने की प्रोबेबिलिटी बताओ। आपने हेड के आने को एक इवेंट मान लिया, तो एक तरीके से क्वेश्चन कन्वर्ट हो गया, आप इस इवेंट की प्रोबेबिलिटी बताओ। इवेंट को अपन किस लेटर से डिनोट करते हैं? लेटर कैपिटल ई। मान लो एक ही क्वेश्चन में एक से ज्यादा इवेंट है, तो फिर कैपिटल ई, उसके बाद कैपिटल एफ, कैपिटल जी, कैपिटल एच, इस तरीके से चलेगा। मान लो 4 इवेंट है, तो क्या क्या नाम रखोगे इवेंट के? ई एफ जी एच, स्टार्टिंग ई से करोगे। ठीक है, क्लियर है? सेम क्वेश्चन में अगर 2 इवेंट है तो आप सेम लेटर से नहीं डिनोट करोगे, अलग अलग लेटर से डिनोट करोगे। और उसके आने की संभावना को कैलकुलेट करने का एक फॉर्मूला दिया गया है बुक में, लिखो। इसको कैसे रीड करोगे? टी ऑफ ई, हाँ पी ऑफ ई शॉर्ट में। फुल फॉर्म में बोलूं तो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ई। बोलो कैसे रीड करेंगे? प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ई इक्वल टू, फॉर्मूला क्या कहता है? नंबर ऑफ, ये डैश छोड़ दो, फेवरेबल टू इवेंट ई। अब इसका मतलब बताऊंगा डैश क्यों छोड़े मैंने, क्योंकि ये नंबर ऑफ केसेस भी हो सकते हैं, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स भी हो सकते हैं, नंबर ऑफ चिल्ड्रन भी हो सकते हैं, नंबर ऑफ पर्सन्स भी हो सकते हैं, ये बदलते रहेंगे। बाकी ये फॉर्मूला नंबर ऑफ फेवरेबल टू इवेंट, ये ऐसे कैसे चलेगा। और ऊपर जो चीज लिखी है वही चीज टोटल नंबर ऑफ करके यहाँ आएगी। सपोज करो मैंने लिखा नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे भी क्या आएगी? टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट। यानी कि नीचे तो हम क्या लेंगे? टोटल लेंगे, टोटल कितने, और ऊपर क्या लेंगे? आपको कितने चाहिए थे, आपके फेवरेबल कितने थे, आप किस किस को फेवर कर रहे हो। फेवर कर रहे हो मतलब पसंद कर रहे हो, आप किस किस को पसंद कर रहे हो, आपके फेवरेबल कौन कौन है। ठीक है, समझ में आई बात? क्लियर है? इस इवेंट ई को हम ऐसे इन्वर्टेड कॉमर्स में कैप्चर करेंगे। ठीक है ना? ये डैश क्यों छोड़ा है, समझ में आ गया ना? क्योंकि ये क्वेश्चन टू क्वेश्चन बदलता रहेगा। और अगर अपने को डैश नहीं छोड़ना तो आप याद करने के लिए यहाँ पे केसेस लिख सकते हो। क्या लिख सकते हो? केसेस, नंबर ऑफ केसेस। भाई आप याद कैसे करो, फॉर्मूला याद भी तो करना है, तो आप याद करने के हिसाब से भाई इस ब्लैंक की जगह क्या लिख सकते हो? याद क्या कर सकते हो? केसेस याद कर सकते हो। नंबर ऑफ केसेस फेवरेबल टू इवेंट ई, फेवरेबल टू इवेंट ई अपॉन टोटल नंबर ऑफ केसेस, ये बन गया इसका फॉर्मूला। ठीक है, क्लियर है? ये कौन सी प्रोबेबिलिटी थी? ये कौन सी प्रोबेबिलिटी थी? कौन सी थी? सिलेक्शन ऑफ वन वाला केस कौन सी? थ्योरेटिकल। कौन सी प्रोबेबिलिटी है? अब बात करते हैं ट्रायल्स, यानी कि
यानी कि इंपेरिकल या एक्सपेरिमेंटल प्रोबेबिलिटी। देखो ये क्या कह रहा है, लिखो सेकेंड केस ट्रायल्स। लिख लिया, करें नरेट। करें नरेट। व्हेन ए रैंडम एक्सपेरिमेंट, अब ये वर्ड है ना रैंडम, ये वर्ड आपको इस चैप्टर में बहुत बार सुनाई देगा। किसी को पता है इस वर्ड का मतलब? इसमें जो एक्सपेरिमेंट होता है, एक्सपेरिमेंट मतलब जो इसमें क्रिया की जा रही है, जैसे कॉइन का उछालना, डाइस को फेंकना, चूज करना भी एक एक्सपेरिमेंट है। कुछ बैग्स में से एक बैग चूज करना, कुछ बॉल्स में से एक बॉल पिक करना, ये सब एक्सपेरिमेंट है। ये सब रैंडम होते हैं। अब रैंडम का मतलब, रैंडम मीन्स, हाँ, रैंडम मीन्स विथआउट प्लानिंग, विथआउट प्लानिंग। ठीक है, सुनो, मैंने कहा यार इस डाइस में 6 आने की संभावना बताओ। 6 सबको पसंद है डाइस में, है ना? तो मैंने कहा कि इसको ट्रायल्स करके देखते हैं। अब मैं ट्रायल प्लानिंग के साथ कर रहा हूं, उसको 6 की साइड घुमा के और ऐसे उठा के ऐसे धीरे से पटक रहा हूं, देखो आ गया 6। तो ये तो विद प्लानिंग है ना, ये क्या है विद, तो ये एक्सपेरिमेंट वैलिड नहीं है। एक्सपेरिमेंट हमेशा कैसा होना चाहिए, विथआउट प्लानिंग, रैंडम। देखो ये मत चुपचाप ऐसे उठा के फेंक, ये रैंडम। जैसे लॉटरी की टिकट निकालते हैं तो आप विद प्लानिंग नहीं निकाल सकते, जो कॉइन निकालते हैं, जो भी सिस्टम होता है उनका, आपको रैंडमली। हिंदी वर्ड बताऊं रैंडम का, अल्टप्पे। हिंदी वर्ड फॉर रैंडम इज अल्टप्पे, यानी बिना सोचे समझे अल्टप्पे उठा लिया, बिना सोचे समझे अल्टप्पे फेंक दिया। तो रैंडम मीन्स अल्टप्पे। भाई हमको मीनिंग याद रखने से मतलब है, कोई फर्क नहीं पड़ता कि हमने ऐसा कैसा वर्ड याद रख लिया। कोई भी मीनिंग थोड़ा ना पूछेगा आपसे, ये थोड़ा इस चीज के मार्क्स थोड़ा देगा कि आपको रैंडम का मतलब अल्टप्पे याद है या विदाउट प्लानिंग याद है। समझ में आना चाहिए, समझ में आ गया? तो हर एक एक्सपेरिमेंट विल बी रैंडम एक्सपेरिमेंट। अब बार बार ये मत पूछना कि सर हर एक एक्सपेरिमेंट के आगे रैंडम वर्ड क्यों लगा हुआ है। हाँ सर, हर एक एक्सपेरिमेंट इस चैप्टर में क्या रहेगा, रैंडम एक्सपेरिमेंट रहेगा। ये वर्ड बार बार दिखाई देगा, रैंडम या रैंडमली, ये एक्सपेरिमेंट किया गया, रैंडमली किया गया। ठीक है, क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। जब कोई रैंडम एक्सपेरिमेंट रिपीट किया जाए मोर देन वंस, एक से ज्यादा बार रिपीट कर दिया जाए, तो वो क्या बन जाता है, अभी बताया मैंने। और उस एक्सपेरिमेंट में किसी भी पर्टिकुलर चीज की प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट कैसे की जाती है, उन ट्रायल्स के पुराने रिजल्ट को मद्देनजर रखते हुए। वो जो ट्रायल्स हुए उनमें हर एक ट्रायल में कुछ ना कुछ रिजल्ट आया होगा, उन रिजल्ट्स को रीड करते हुए या उन रिजल्ट्स का क्या रिसर्च करते हुए भी क्या आंसर पहले आया था, उसके बेसिस पे अगले ट्रायल की प्रोबेबिलिटी निकाली जाती है। सेम वही चीज कि ऑस्ट्रेलिया बांग्लादेश के बीच में पहले कितने मैच हुए थे, उसके आधार पर आगे आने वाले मैच में जीतने के चांसेस बताना, ये सेम वही चीज है। ठीक है, ये इंडिया पाकिस्तान में वर्ल्ड कप में हमेशा इंडिया जीतती है, ये पुराना ट्रेंड है। तो वर्ल्ड कप में अब इंडिया पाकिस्तान हुआ तो आप क्या कहोगे, सर इंडिया के चांसेस ज्यादा है। वैसे भले वो पाकिस्तान से हारती रहे, पर वर्ल्ड कप का नाम सुनते आप कहोगे नहीं इंडिया जीतेगी, क्योंकि ट्रेंड वो फॉलो हुआ है। तो पुराने ट्रायल्स का रिजल्ट देख लिया, प्रीवियस ट्रायल्स का क्या देख लिया हमने, रिजल्ट देख लिया, उसके हिसाब से अगले ट्रायल की संभावना बता रहे हो, तो उसको क्या कहते हैं, दिस टाइप ऑफ प्रोबेबिलिटी इज कॉल्ड व्हाट, एम्पेरिकल या एक्सपेरिमेंटल प्रोबेबिलिटी। खत्म करो उसको। दिस टाइप ऑफ प्रोबेबिलिटी
is known as experimental and oblique empirical probability. ऊपर करूं? गर्वित आपको समझ में आ रहा है? इस चैप्टर का टेस्ट देना है आपको अच्छे से, है ना? टॉप 5 में तो रहोगे ना? टॉप 5 में तो रहोगे ना? ठीक है। हाँ जी। अब इसका क्या फॉर्मूला बनता है? देखो, अगर मैं बात करूं ना तो फॉर्मूला तो एक ही है, नीचे टोटल आएगा, ऊपर फेवरेबल आएगा। बट जैसे थ्योरेटिकल इंपेरिकल दो वर्ड आ गए तो फॉर्मूला थोड़ा थोड़ा स्टेटमेंट वाइज चेंज हो जाता है ना? कुल मिला के बात ये क्या है, प्रोबेबिलिटी का मतलब नीचे टोटल ऊपर फेवरेबल, नीचे टोटल ऊपर फेवरेबल। टोटल मतलब जो जो चीज हो सकती है सब नीचे लगाओ, जो जो चीज आपको चाहिए वो ऊपर लगाओ। जैसे डाइस को उछाला, टोटल कितने केसेस आएंगे? 6। आपको क्या चाहिए? आपको इवन चाहिए। इवन कितने? उसमें से 3, तो 3/6। ठीक है, तो इसकी प्रोबेबिलिटी निकालने का, यानी ट्रायल की प्रोबेबिलिटी निकाल, ट्रायल वाली प्रोबेबिलिटी निकालने का जो फॉर्मूला बनता है, इसको मैं नीचे शिफ्ट करता हूं, समझ नहीं आ रहा तो। हाँ, अब देखो, नंबर ऑफ ट्रायल्स इन विच इवेंट ई अकर्ड। ऐसे कितने ट्रायल थे जिसमें आपको जो चाहिए वो हुआ, ऐसे कितने ट्रायल थे जिसमें आपको जो चाहिए वो हुआ, डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ ट्रायल्स। टोटल कितने ट्रायल्स किए, समझ में आई बात? टोटल एक्सपेरिमेंट कितनी बार रिपीट किया, उसमें से आपको जो चाहिए था वो रिजल्ट कितने एक्सपेरिमेंट में आया, इस तरीके से संभावना निकालेंगे। ठीक है, समझ में आया ना बेटा? 100 मैचेस हुए तो एक तरीके से 100 ट्रायल्स हो गए, उसमें से 98 टाइम्स ऑस्ट्रेलिया जीती और 2 टाइम्स, मान लो ये ऑस्ट्रेलिया एंड बांग्लादेश के बीच के मैचेस बता रहा हूं ओनली मैं, है ना? तो मैंने कहा अगली बार ऑस्ट्रेलिया के जीतने के चांसेस बताओ, तो आप क्या कहोगे? टोटल कितने ट्रायल हुए, टोटल कितने मैच हुए? 100 मैच हुए। उसमें से आपको क्या चाहिए? आप ऑस्ट्रेलिया के जीतने के चांसेस बता रहे हो ना, तो आपको ऑस्ट्रेलिया को जिताना है। ऑस्ट्रेलिया पहले कितनी बार जीती है उन 100 में से? 98। ये हो गई इसकी प्रोबेबिलिटी। ठीक है, क्लियर? यहां तक कोई डाउट? अब सुनो, अब कुछ, वैसे तो आप बिल्कुल एक्सरसाइज पे जाने के लिए रेडी हो, एक तरीके से यूं ही सॉल्व कर दोगे, बट कुछ टिपिकल टर्म्स हैं जो हमको एक्सरसाइज से पढ़ने से पहले समझना है, सीखना है। एक वर्ड आता है, हो सकता है इस साल ना आए, अगले साल आए, बट फिर भी मैं जब प्रोबेबिलिटी बता रहा हूं तो अभी बता देता हूं, है ना? सैंपल स्पेस सुना है कभी? सैंपल स्पेस सुनो, लिखो मत चाहे से, पर सुन लो। सैंपल स्पेस क्या होता है? जब हम कोई एक्सपेरिमेंट करते हैं तो क्या क्या उसके आउटकम हो सकते हैं, उन आउटकम को एक लिस्ट में लिख देना और करली ब्रैकेट में बंद कर देना, इसको बोलते हैं सैंपल स्पेस। ठीक है, फॉर एग्जांपल कॉइन उछाला, क्या क्या हो सकता है? क्या क्या हो सकता है? हेड या टेल। तो मैं एक आउटकम लिखा हेड, दूसरा आउटकम लिखा टेल, और दोनों आउटकम को कॉमा से सेपरेट करेंगे। किससे सेपरेट करेंगे? कॉमा से, और करली ब्रेसेस में पैक करेंगे। कौन से ब्रेसेस में? करली ब्रेसेस में। ये हो गया इसका सैंपल स्पेस। सैंपल स्पेस को हम लेटर एस से डिनोट करते हैं। कौन से लेटर से डिनोट करते हैं? एस से। ठीक है, क्लियर है? इसका हर एक आउटकम कहलाता है सैंपल पॉइंट। क्या कहलाता है? इसका ये हेड आना सैंपल पॉइंट है और इसका टेल आना भी क्या है बेटा? सैंपल पॉइंट। और इस पूरी लिस्ट को मैं अगर पैक करके एक सेट में बंद कर दूं तो ये बन जाता है सैंपल स्पेस। आप 11th क्लास में सीखोगे यही चीज, आगे चल के सेट बन जाती है। क्या बन जाती है? सेट। एक चैप्टर आएगा सेट, मतलब स्टार्ट 11th क्लास की स्टार्टिंग ही सेट से होती है। सेट का मतलब होता है आइडेंटिकल चीजों का कलेक्शन, आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट्स का कलेक्शन। ठीक है ना? यही चीज आगे चल के सेट, चलो उस पर ध्यान मत दो, अभी तो आप ये सोचो कि ये सैंपल स्पेस। सैंपल स्पेस मतलब एक लिस्ट बना देना, ऐसे हॉरिजॉन्टली एक लिस्ट बना देना कॉमा कॉमा लगा के। फॉर एग्जांपल एक्सपेरिमेंट है डाइस का उछलना, तो बताओ सैंपल स्पेस एस क्या होगा? क्या क्या हो सकता है डाइस उछलेगा तो? आउटकम क्या क्या हो सकता है? तो 1 आएगा, या 2 आएगा, या 3 आएगा, या 4 आएगा, या 5 आएगा, या 6 आएगा। बस, इससे ज्यादा कुछ हो सकता है क्या? इससे ज्यादा तो हो ही नहीं सकता है। एक एग्जाम हुआ तो क्या सैंपल स्पेस बनेगा? रिजल्ट क्या हो सकता है? या तो पास, या फेल, या सप्लीमेंट्री भी होता है। होता है?
या जो भी उसके आउटकम्स हो सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल एक आउटकम और हो सकता है एब्सेंट, आया ही नहीं देने में। जो जो भी आउटकम हो सकते हैं, एग्जांपल्स दे रहा हूं मैं तो अलग अलग। सैंपल स्पेस का मतलब आउटकम क्या क्या हो सकता है, नतीजे क्या क्या हो सकते हैं, उन सबको एक लिस्ट में लिख देना, ये सैंपल स्पेस है। टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स तो उसकी संख्या है, जैसे यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स कितने, 4। टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स कितने हैं, 4। उन चारों को अलग अलग खोल के लिख देना, दैट इज सैंपल स्पेस। ठीक है, टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स तो एक नंबर है, कितने टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स, 4 है। ठीक है, समझ में आई बात, यहां तक क्लियर है। एक वर्ड और निकल के आएगा, सैंपल स्पेस हो गया, इवेंट हो गया, एक्सपेरिमेंट हो गया, रैंडम समझ गए आप, और ठीक है, वर्ड्स तो यही है। अब यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट टॉपिक हमको लिखना है, नोट करो, नेक्स्ट टॉपिक, रेंज ऑफ प्रोबेबिलिटी। रेंज ऑफ प्रोबेबिलिटी, प्रोबेबिलिटी कहां से कहां वेरी करती, प्रोबेबिलिटी क्या है बताना, क्या है प्रोबेबिलिटी। उसको हमने कैलकुलेट कर लिया ना, तो कैलकुलेट करने के बाद वो क्या मिलेगा, एक नंबर मिलेगा ना, एक फ्रैक्शन मिलेगा, तो है तो एक नंबर ना, तो वो नंबर कहीं ना कहीं से वेरी कर रहा होगा भाई, किसी ने किसी नंबर्स के बीच में लाया कर रहा होगा। तो जब प्रोबेबिलिटी का आंसर होता है वो एक नंबर होता है, वो नंबर किस किस नंबर के बीच में लाया करता है, कम से कम कितना हो सकता है और ज्यादा से ज्यादा कितना हो सकता है, तो कहा बस 0 to 1। ऐसा क्यों होता है, ऐसा क्यों होता है, ध्यान से सुनो। गर्वित क्या हुआ, तो पेन को डालते हुए उसकी शक्ल देखना क्यों कंपलसरी है, तू देख तो उसको रहा था, काम इधर कर रहा था। हाँ, रेंज ऑफ प्रोबेबिलिटी, क्या कह रहा था मैं, प्रोबेबिलिटी का आंसर कहां से कहां वेरी करेगा। तो देखो, प्रोबेबिलिटी के दोनों फॉर्मूले हमने देखे, तो डिनोमिनेटर में तो टोटल आ रहा था, यस, और न्यूमरेटर में क्या आ रहा था, फेवरेबल केसेस आ रहे थे, जो आपको चाहिए, जिसको आप फेवर कर रहे हो। कभी भी फेवरेबल केस टोटल से ज्यादा होंगे क्या, हमेशा टोटल ही ज्यादा रहेगा। ज्यादा से ज्यादा ये होगा कि ये दोनों बराबर हो जाएंगे, पर फेवरेबल टोटल को क्रॉस तो कर नहीं सकता। तो मैं यूं कह सकता हूं कि ये एक ऐसा फ्रैक्शन है, ये एक ऐसा फ्रैक्शन है जिसका डिनोमिनेटर हमेशा न्यूमरेटर से बड़ा रहता है या बराबर रहता है, छोटा नहीं रहता। तो ऐसे फ्रैक्शन को क्या कहते हैं बेटा, प्रॉपर फ्रैक्शन, जिसमें न्यूमरेटर छोटा होता है और डिनोमिनेटर बड़ा होता है। और एक प्रॉपर फ्रैक्शन की जो वैल्यू होती है हमेशा 0 और 1 के बीच में रहती है, हमेशा क्या रहती है, 0 और, अगर ये दोनों बराबर हो जाए तो 1 बन जाती है, अगर ये छोटा रहे तो 1 से छोटी रहती है, और बड़ी किससे रहती है, 0 या 0, 0 भी हो सकती है, क्योंकि मान लो 0 ही लिख दिया मैंने, लिख दिया 0/5, तो आंसर 0 ही होगा ना। ठीक है, तो हम प्रोबेबिलिटी ऑफ एनी इवेंट, तो लिखिए द प्रोबेबिलिटी ऑफ एनी इवेंट, प्रोबेबिलिटी ऑफ एनी इवेंट E, any event E ranges from 0 to 1, मतलब उसकी रेंज क्या है, कहां से कहां तक वो वेरी करता है, 0 से 1। याद रहे मैंने फ्रॉम एंड टू लिखा है, मैंने बिटवीन एंड एंड नहीं लिखा है, बहुत डिफरेंस है बिटवीन एंड एंड और फ्रॉम एंड टू में, पता है। अगर मैं बिटवीन 0 एंड 1 लिखूं ना, तो इसका मतलब 0 और 1 के बीच में, फिर ना तो 0 हो सकती है ना 1 हो सकती है, उसके बीच में ही रहेगी। और मैंने क्या लिखा, फ्रॉम एंड टू, फ्रॉम एंड टू मीन्स 0 से 1 तक, 0 और 1 के बीच में एक चीज ये हो गई, 0 से 1 तक दूसरी चीज ये हो गई। तो 0 से 1 तक है, 0 और 1 के बीच में नहीं है, क्योंकि 0 भी हो सकती है और 1 भी हो सकती है। इस चीज को मैथमेटिकली हम ऐसे लिखते हैं, दैट इज, मैथमेटिकली लिखते हैं हम, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट E इज ऑलवेज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 एंड लेस देन और इक्वल टू 1। ये हो गया इसका मैथमेटिकल एक्सप्रेशन। probability of any event E is always greater than or equal to 0 और लेस देन इक्वल टू 1। अच्छा, प्रोबेबिलिटी कई बार आपको परसेंटेज में भी दिखाई देगी, तो अगर वो परसेंटेज में चल रही है तब उसकी मिनिमम वैल्यू 0 और मैक्सिमम वैल्यू 100 रहेगी, क्योंकि परसेंटेज ज्यादा से ज्यादा 100 होता है,
और कम से कम तो 0 होता ही है, ठीक है। तो अगर परसेंटेज लिखा हुआ है, फॉर एग्जांपल ऐसे लिखा हुआ है 37%, तो आप कहोगे सर आपने तो कहा था प्रोबेबिलिटी 1 से ज्यादा होती नहीं है, तो 37 हो गई, तो बेटा परसेंट भी लगा हुआ है आगे, परसेंट भी लगा हुआ है, उसको कन्वर्ट करना जरा 37% को आप क्या लिखोगे, क्या लिखोगे 37% को 37/100 ही लिखोगे। अगेन ये 0 और 1 के बीच में आ गई, तो परसेंटेज लिखा हुआ है तब वो 100 तक जा सकती है, लेकिन उसको वापस कन्वर्ट करके आप 0 और 1 में ला सकते हो, परसेंटेज हटाओगे, परसेंटेज हटाते हो तो डिवाइडेड बाय 100 कर देते हो ना, तो परसेंटेज हटाते ही वो वापस 0 और 1 की रेंज में आ जाएगी, ठीक है। तो कई बार एग्जाम में क्वेश्चन आता है ट्रू फॉल्स में कि किसी इवेंट की प्रोबेबिलिटी 1.5 हो सकती है क्या, नो, तो स्टेटमेंट क्या हो जाता है, फॉल्स। कहां से कहां तक वेरी करेगी, 0 से शुरू होगी 1 पे खत्म होगी, इससे बाहर जा ही नहीं सकती, इस पिंजरे से बाहर नहीं जा सकती, ठीक है, क्लियर है। बस ये थ्योरेटिकल पार्ट था हमारा। अब आपके एक्सरसाइज में कितने क्वेश्चन एक बार देख लेते हैं, फिर उसकी प्लानिंग करते हैं कि कितने टाइम लगेगा हमको इस एक्सरसाइज को सॉल्व करने में। दे आर वेरी इजी क्वेश्चंस, हो सकता है बोरिंग भी लगे आपको, बट आई विल ट्राई टू मेक देम एक्साइटिंग एंड इंटरेस्टिंग। हाँ, कल पंडित ने कहा था क्या, किसी पंडित ने कहा था, टाइम हो गया है, क्या प्रोबेबिलिटी है कि मैं कल कराऊंगा या आज कराऊंगा, बताओ। थ्योरेटिकली तो आप टाइम को देखोगे और इंपेरिकली आप पुरानी क्लासेस को याद करोगे, यार ऐसा पहले भी कभी हुआ था, लेकिन सर ने तो उसी दिन शुरू कराया था, लेकिन सर ने तो उसी दिन शुरू कराया था, क्या आपको थ्योरेटिकल प्रोबेबिलिटी पसंद है, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन ही क्रिकेट मैच का है, दे आर इन ऑल 13, ओके। सो लेट्स स्टार्ट टुमारो। देखो आंसर्स बहुत आसान है, बट द मेन थिंग इज प्रेजेंटेशन, कैसे इवेंट मानते हैं, कैसे एक्सपेरिमेंट लिखते हैं, कैसे फॉर्मूला लिखते हैं, प्रेजेंटेशन के मार्क्स मिलेंगे। अगर 2 नंबर का क्वेश्चन है तो 1 नंबर ही है कैलकुलेशन का, और आंसर का 1 नंबर प्रेजेंटेशन का होगा। तो इस एक्सरसाइज में जो मेन चीज आपको सीखनी है वो है प्रेजेंटेशन। हो सकता है 13 के 13 क्वेश्चन का आंसर आपको पता हो सकता है आंसर तो पता हो, अब ओरली अभी पढ़ते पढ़ते ही बता दो सर इसका आंसर ये, इसका आंसर ये, इसका आंसर ये, बट हाउ टू प्रेजेंट देम, एग्जाम में तो आपको प्रेजेंटेशन देना पड़ेगा ना, ठीक है, क्लियर है। तो वो कल से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग टू अस, हैव अ नाइस डे, कीप लर्निंग एंड बाय बाय। टुमारोज क्लास विल बी एट 5:30 PM, पहले बता दिया मैंने, फिर मत